Good afternoon. Jai Jagannath. Good afternoon, everyone. So today we are going to start modern physics. Modern physics means patience, a lot of patience. Secondly, modern physics is very important. Important from the fact that you may get 4 to 5 questions. 4 to 5 questions. जितना आपको पूरे मैकेनिक्स से मिलेगा ना, इंटायर मैकेनिक्स से जितने क्वेश्चंस मिलेंगे उतने क्वेश्चंस अलोन मॉडर्न फिजिक्स से अवेलेबल होते हैं. और IIT JEE एस्पिरेंट्स को मैं बता दूं कि sometimes in IIT JEE even 6 to 8 questions have been asked from modern physics alone. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टर्निंग पॉइंट है. पेशेंस रखना है और इट विल टेक एट लीस्ट 8 to 10 lectures to get complete modern physics. तो मैं इसमें आपको अपनी तरफ से थ्योरेटिकल पॉइंट्स बोलूंगा. नंबर 1. नंबर 2, मैं NCERT का डिस्कशन करूंगा. मीन्स NCERT में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं उसका डिस्कशन करूंगा. SCV के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का डिस्कशन करूंगा. तो आप अगर पेशेंस से होल्ड ऑन करते हैं तो ये टॉपिक में आप स्ट्रांग हो सकते हैं. तो लेट अस स्टार्ट. तो सबसे पहले तो हम HCV, डॉक्टर SC वर्मा की बुक SCV पार्ट 2 से हम स्टार्ट करेंगे. एंड लेट मी टेल यू कि मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़े मॉडर्न फिजिक्स पे, बट डॉक्टर SC वर्मन जैसा लिखा हुआ है वैसा अच्छा लिख पाना इम्पॉसिबल है. उन्होंने मिनिमम स्पेस में एक एक्सीलेंट लेवल का थियोरेटिकल एस्पेक्ट लिखा है. तो बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, बहुत प्रिसाइसली लिखी हुई है और बहुत इफेक्टिव लिखी हुई है, इसीलिए मैं इसको यूज करता हूँ. तो मॉडर्न फिजिक्स के लिए मेनली हम उसको यूज करेंगे और प्लस NCERT यूज करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द SCV पार्ट 2. उसमें आप फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और चैप्टर उसको आप ओपन कर लें. So I'm going to start now. So am I audible to all of you? Okay, let's start. तो सबसे पहले हम बात करने आ रहे हैं. सबसे पहला डिस्कशन मेरा होने आ रहा है रिगार्डिंग फोटोन. तो सबसे पहली बात मैं डिस्कशन करने आ रहा हूँ फोटोन के बारे में. It takes a bit of time to absorb the concept and to come to terms with that. ठीक है. तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स. उन एनर्जी पैकेट्स को क्वांटा ऑफ लाइट बोलते हैं. बेसिक टेक्स्ट बुक्स में जो 12th लेवल पे होती हैं उसको पार्टिकल्स बोलते हैं, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म इज क्वांटा ऑफ लाइट. तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो शो करते हैं कि लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल क्वांटास. इनफैक्ट जो मॉडर्न फिजिक्स अभी आप पढ़ रहे हैं, ये मॉडर्न फिजिक्स
का नाम मॉडर्न फिजिक्स 19th सेंचुरी में पढ़ा था, एंड सिंस देन वी आर कॉलिंग इट मॉडर्न फिजिक्स। तो ये थ्योरीज हैं वो 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी के थ्योरीज हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम आर फाउंड टू करेक्ट आल्सो। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट सजेस्ट करते हैं कि लाइट जो है कंसिस्ट ऑफ क्वांटास। लाइट का एग्जैक्ट नेचर स्टिल डेट भी अनप्रेडिक्टेड है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ये भी रिवील करते हैं कि लाइट हैज गॉट वेव नेचर। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ये भी रिवील करते हैं कि लाइट हैज गॉट क्वांटम नेचर। तो अभी हम ये स्टार्ट करते हैं कि वी स्टार्ट विद सम फैक्ट्स, ठीक है, उसको दिमाग में रखते हैं, एंड ग्रेजुअली थिंग्स विल अनफोल्ड और हमें इसमें और डीप इनसाइड मिलना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले ये होता है कि कोई भी इंसान पहले ऑब्जर्व करता है ना, तो सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशंस के बारे में बात करते हैं, फिर हम अज्यूम कर लेते हैं कि सपोज दिस इज फैक्ट, और फिर उसको हम इंट्रोस्पेक्ट करना शुरू करते हैं, उसको ध्यान से देखना शुरू करते हैं, एनालाइज करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फोटॉन्स के बारे में। सबसे पहला पॉइंट ये फोटॉन्स के बारे में, अ फोटॉन ऑलवेज ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ c, स्पीड ऑफ लाइट। इसमें नंबर्स याद करने की जरूरत नहीं है, स्पीड ऑफ लाइट से फोटॉन ट्रेवल करता है, इन वैक्यूम इससे ट्रेवल करता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, फॉर एनी frame of reference used to observe the photon in all the reference frame, speed of light remains same। मीन्स आप कैसे भी फ्रेम में हो, किसी भी फ्रेम में, किसी भी फ्रेम के लिए स्पीड ऑफ लाइट रिमेन्स सेम, ठीक है। इन ऑल द रेफरेंस फ्रेम्स स्पीड ऑफ लाइट रिमेन्स सेम। ये one of the postulates of theory of relativity of Einstein है कि सारे रेफरेंस फ्रेम में स्पीड ऑफ लाइट सेम होती है, ठीक है। फिर बात आती है फोटोन इज अ क्वांटा बंडल ऑफ एनर्जी। तो फोटोन के लिए मास टर्म का कोई मीनिंग नहीं है। मास टर्म फोटोन के लिए रेलेवेंट नहीं है, मास टर्म का रेलेवेंस ही नहीं है। ये एनर्जी का पैकेट है, और जिस सेंस में हम मास के बारे में बात करते हैं, ब्लॉक का मास ऑफ ब्लॉक, मास ऑफ पर्सन, मास ऑफ अर्थ, वो सेंस में फोटोन मास पजेस नहीं करते, ठीक है। तो देखो ऑथर खुद बोल रहा है कि वी शैल इग्नोर दिस कॉन्सेप्ट। इग्नोर दिस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि इट इज नॉट रेलेवेंट, इस पे हम रिसर्च नहीं कर रहे हैं इस बात पर कि व्हाट इज मास ऑफ फोटोन। तो मास एक रेलेवेंट टर्म है ही नहीं। ऐसे पार्टिकल्स जो एनर्जी पैकेट्स होते हैं उनके लिए मास टर्म का सिग्निफिकेंस नहीं होता है, उनके लिए मास के बारे में बात नहीं करते हैं, ठीक है। और एक सीधा स्टेटमेंट बोलते हैं, सीधे स्टेटमेंट बोलते हैं कि रेस्ट मास ऑफ अ फोटोन, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। अब बात आती है व्हाट इज रेस्ट मास। तो आप कोई ऐसा रेफरेंस फ्रेम चूज कर लें जो स्टेशनरी हो, ठीक है। सपोज अभी आप जिस रूम में बैठे हुए हो, जिस रूम में अभी आप बैठे हुए हो, इसमें जो टेबल है वो आपके रेफरेंस फ्रेम में स्टेशनरी है। तो इस वक्त आप बोलोगे रेस्ट मास ऑफ टेबल इज सपोज 10 kg या 12 kg, ऐसे बोलोगे। तो कोई ऐसा रेफरेंस फ्रेम चूज कर लो जिसमें ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो, तो हम बोलते हैं रेस्ट मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज दिस मच, ठीक है।
नॉर्मल सेंस में जो मास के बारे में बात करते हैं वही रेस्ट मास है, ठीक है। Each photon has a definite energy and definite linear momentum. तो जो फोटोन पार्टिकल है, क्वांटा ऑफ लाइट है, ये एनर्जी पजेस करता है, ये एनर्जी पजेस करता है, और इसके बारे में बोल रहे हैं इट ऑल्सो पजेसेस लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। बट जो लीनियर मोमेंटम है ना, वो mv नहीं है, मास इनटू वेलोसिटी नहीं है। मास इनटू वेलोसिटी ये टर्म फोटोन के लिए यूज नहीं होता है। मोमेंटम ऑफ फोटोन is by virtue of इस फील्ड्स, फोटोन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से कॉन्स्टिट्यूटेड होते हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से कॉन्स्टिट्यूटेड होता है। एक डायग्राम है जो बहुत फ्रीक्वेंटली आप केमिस्ट्री और फिजिक्स की बुक्स में देखते हो कि उसमें इस तरह से किसी फोटोन की इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम बना होता है, ऐसे बना होता है कुछ, ठीक है। तो उसमें हम कहते हैं फोटोन की इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। तो मेनी एक्सपेरिमेंट्स हैव रिवील्ड दैट कि जो लाइट का क्वांटा है, फोटोन है, उसका जो इंट्रिंसिक स्ट्रक्चर है, दैट मींस उसकी जो इनसाइड स्टोरी है, उसके लिए आप ऐसे सोच सकते हो जैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बना हुआ है। तो मेनी टाइम्स हमारे को एज ए क्वांटम एंड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड हमारे को इधर से उधर जंप करते रहना पड़ेगा। समटाइम्स हम ये थ्योरी यूज करेंगे कि फोटोन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, एंड समटाइम्स हम उसको एनर्जी का पैकेट अज्यूम करते हुए अपनी बात करेंगे, क्योंकि लाइट का बिहेवियर ऐसा है कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में जो एक्सप्लेनेशन है वो हम सिर्फ तभी पा सकते हैं जो हम ये अज्यूम करें कि लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं उसको हम तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं जो हम ये अज्यूम करें कि लाइट कंसिस्ट ऑफ क्वांटा ऑफ लाइट, इस लाइट क्वांटा ऑफ एनर्जीज, एनर्जी पैकेट्स। तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट हम लाइट के नेचर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। वी ट्राई टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ लाइट। एग्जैक्ट नेचर क्या है वो स्टिल रिवील्ड नहीं है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। So sometimes we treat it as wave and sometimes we treat it as bundles of energy. Depending on the requirement, हम एक explanation से दूसरे explanation पे jump करेंगे, and that physicists also do. ऐसा कोई straight forward light का straight forward ऐसा कोई उसके nature का explanation नहीं है जो हम directly use कर सकें और वो सारे aspects को satisfy करें, ठीक है। तो हम एक एक्सप्लेनेशन से दूसरे एक्सप्लेनेशन समटाइम्स जंप करते रहेंगे, एंड ग्रेजुअली यू विल बिकम एक्स्टम्ड टू इट। आपको समझ में आना भी शुरू हो जाएगा कि हाँ हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, एक एक एक्सप्लेनेशन से दूसरे में क्यों जंप कर रहे हैं, वो ग्रेजुअली आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो मैं आपसे कह रहा था कि लाइट के बारे में आप ये कह सकते हो कि उसकी इंटरनल स्टोरी है, इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड दीज फील्ड्स कैरी मोमेंटम। Fields carry momentum, energy, as well as angular momentum.
तो जो मोमेंटम प्रॉपर्टी है ना, मोमेंटम, ये सिर्फ किसी ऑब्जेक्ट की ही नहीं होती। हम सिर्फ ऐसे नहीं कह सकते कि एक ऑब्जेक्ट है दैट पोजेसेस मोमेंटम और उसका मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। ये तो एक्सप्लेनेशन एक सिंपल क्लासिकल रियल ऑब्जेक्ट के लिए है, बट momentum is also possessed by massless particles by virtue of their fields, by virtue of their fields। उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उनकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। those fields carry momentum। fields are real things। पहले इंसान ये सोचता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, दे आर हाइपोथेटिकल थिंग्स, but experiments have conclusively proven that electric field, magnetic field, they are real things existing in space। they can affect, they can hit a body। लेजर तो आप जानते ही होगे ना, लेजर जो होता है वो किसी भी मटेरियल कट कर सकता है। लेजर तो एक आयरन शीट को कट कर सकता है, लेजर तो एक आयरन शीट को कट कर सकता है। तो ऑल्दो इन द ट्रेडिशनल सेंस फोटोन के पास मास नहीं है, वो जो एनर्जी का बंडल है ना, वो बंडल बाय वर्च्यू ऑफ एनर्जी कुछ मोमेंटम कैरी कर रहा है। यहां पे आपको ये सोचना है, मोमेंटम मींस एबिलिटी टू मूव ऑब्जेक्ट्स, एबिलिटी टू कम्युनिकेट फोर्सेस। तो कोई भी ऐसा मैकेनिज्म जिसके वजह से कोई ऑब्जेक्ट या कोई सिस्टम दूसरे से इंटरैक्ट करे, तो जिस मैसेंजर के थ्रू इंटरैक्ट कर रहा है उसको आप मोमेंटम बोल सकते हो। तो जब कोई लाइट का क्वांटा किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करता है तो हम बोल सकते हैं कि सब मोमेंटम हैज बीन ट्रांसफर्ड। तो मोमेंटम से अब हमें ये माइंडसेट हटाना पड़ेगा कि मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। ये तो हुआ ऑब्जेक्ट के बारे में। जैसे मैंने आपसे बोला कि each photon has got linear momentum, has got definite energy। ठीक है, फिर एनर्जी ऑफ अ फोटोन, प्लैंक्स हाइपोथेसिस। तो प्लैंक्स हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि बोल्ड स्टेटमेंट, बोल्ड स्टेटमेंट। तो प्लैंक ने हाइपोथेसिस रखी कि जो लाइट का क्वांटा है, एनर्जी ऑफ दैट इज गिवन बाय h nu। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, nu इज फ्रीक्वेंसी। तो आप लोग इस बात को रियलाइज करो कि आप कभी इस बात से क्वेश्चन करते ही नहीं हो कि फ्रॉम वेयर दिस रिजल्ट हैज कम। आपने अज्यूम कर लिया एंड यू आर हैप्पी विद इट, यू आर हैप्पी विद इट एंड यू आर एबल टू लिव विद इट। आप इसको एंजॉय कर रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, देयर इज नो इशू। आपका तो हाँ ठीक, अच्छी बात है। इट्स ऑब्वियस, आप बोलते हो इट्स ऑब्वियस, एनर्जी ऑफ फोटोन इज h nu, इट्स ऑब्वियस। F इक्वल टू ma, आपने कहा इट्स ऑब्वियस, ये तो मैं पहले से जानता हूँ, बिकॉज यू बिकम यूज्ड टू इट। सिमिलरली यू विल हैव बिकम यूज्ड टू इट, टू सर्टेन कॉन्सेप्ट्स। वो फिर आप अप्लाई करो, धीरे धीरे उसका जो थॉट है वो सिंक इन करता जाएगा, वो कॉन्सेप्ट धीरे ग्रेजुअली सिंक कर जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज h nu and momentum is given by E by C। ये सारे फॉर्मूले डिराइव्ड हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आते हैं। तो एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, total energy of particle is given by total energy of particle is given by this term। ठीक है,
कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका रेस्ट मास m0 हो तो उसकी टोटल एनर्जी होती है। तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ टोटल एनर्जी, one is by virtue of rest mass and one by virtue of momentum। दो तरह की एनर्जीज कोई ऑब्जेक्ट पजेस करता है। अब जो फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है ना, अब तुम्हें ये बॉदर्ड नहीं होना ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है। आप सारी चीजें एक साथ नहीं सीख सकते, नंबर 1, एंड नंबर 2 सारी चीजें आपके सिलेबस में भी नहीं है। तो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से फॉर्मूला हुआ है जो कि ये बता रहा है किसी ऑर्बिट के पास टोटल एनर्जी होती है उसका एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, this expression for total energy of particle is given by this expression। अब मैं इस एक्सप्रेशन को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहली बात, जब आप किसी मास को देखते हैं, कोई बॉल है, कोई ऑब्जेक्ट है, टेबल है, पेन है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास है, तो मास एंड एनर्जी आर इंटरचेंजेबल। जब भी यूनिवर्स फॉर्म हुआ था, initially there was only energy, and when that energy got converted to mass, the mass energy equivalence, this relationship was given by Einstein। इसमें m नॉट रेस्ट मास भी हो सकता है और किसी मोमेंट पे मास भी हो सकता है, m भी हो सकता है। तो आइंस्टाइन रिलेशनशिप के थ्रू एनर्जी एंड मास रिलेटेड है। जो भी आप मास देख रहे हो वो मास इज assembly of energy। Energy has been assembled in form of mass। आप ऐसे सोच सकते हो कि इनिशियली ओनली एनर्जी एग्जिस्टेड और वो एनर्जी कंडेंस होकर के, कंडेंस का मतलब है कॉम्पैक्ट फॉर्म में आके, दैट वुड बी बेटर टर्म। एनर्जी का कॉम्पैक्ट फॉर्म, एनर्जी का वेरी कॉम्पैक्ट फॉर्म इज मास। मास इज एक्चुअली एनर्जी। तो आप लोगों ने एक स्टेटमेंट सुना होगा, एक एक्सपेरिमेंट सुना होगा। सर्न जेनेवा में एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है। लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर LHC, वहां पर एनर्जी से मास क्रिएट करने की कोशिश चल रही है। तो इंसान एनर्जी से मास असेंबल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एनर्जी एंड मास आर इंटरचेंजेबल। मास कैन गेट कन्वर्टेड टू एनर्जी, एनर्जी कैन गेट कन्वर्टेड टू मास। तो कोई भी ऑब्जेक्ट का जो रेस्ट मास है, अभी जो आप अपना मास देखते हो ना, वो आपका रेस्ट मास है। तो आपके रेस्ट मास से करेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी, उसकी वैल्यू m0c² है। तो आपके रेस्ट मास से करेस्पॉन्डिंग एनर्जी है। दूसरी बात, बाय वर्च्यू ऑफ मोशन, सपोज आप मोशन में हो, तो आप जब मोशन में होगे तो बाय वर्च्यू ऑफ मोशन, सपोज आपका मोमेंटम p है। मैं एक नॉर्मल सिंपल पार्टिकल के बारे में बात कर रहा हूं, तो बाय वर्च्यू ऑफ मोशन आप मूविंग हो सपोज, तो आपके पास मोमेंटम होगा mv, मास इनटू वेलोसिटी। तो बाय वर्च्यू ऑफ मोशन or in any form if you possess momentum p, तो energy corresponding to momentum p is p into c। energy corresponding to momentum p is p into c। तो कोई भी ऑब्जेक्ट के पास दो तरह से एनर्जी हो सकता है, रेस्ट मास से करस्पॉन्डिंग एंड मोशन करस्पॉन्डिंग या मोमेंटम के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब ये मैंने आपको क्यों बताया ये फॉर्मूला व्हेन इट इज आउट ऑफ सिलेबस? ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आप ये रियलाइज करें
कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा, ध्यान से सुनना इस बात को, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसका मोमेंटम 0 है, तो उसकी एनर्जी सिंपली m0c² है। कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है तो p का टर्म और आ जाएगा। कोई मासलेस पार्टिकल है, अब ये इंपॉर्टेंट बात आई, कोई अगर मासलेस पार्टिकल है लाइक फोटोन, फॉर मासलेस पार्टिकल लाइक फोटोन, तो p 0 हो गया, सॉरी मासेस पार्टिकल का मतलब m0 0 हो गया, तो उसके लिए एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p इंटू सी। एनर्जी की वैल्यू आएगी p इंटू सी। तो एक मासेस पार्टिकल की एनर्जी वैल्यू p इंटू सी, ठीक है। मासलेस पार्टिकल के लिए एनर्जी की वैल्यू होगी p इंटू सी। इसको लिख लो, इस बात को नोट डाउन कर लो, ये पॉइंट को नोट डाउन कर लो, इसको लिख लो इस बात को कि कोई पार्टिकुलर मासलेस है तो उसकी एनर्जी सिंपली p इंटू सी है। ठीक है। आप कोई आपसे पूछे कि भाई किसी पार्टिकल की टोटल एनर्जी क्या होती है, तो जो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लू ब्लॉक्स में, ये एनर्जी का एक्सप्रेशन है। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा तो एनर्जी m0c² होगी, एनर्जी विल करेस्पॉन्ड टू मास ओनली। और कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, मूविंग होगा, तो मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए एनर्जी में दोनों टर्म्स आएंगे। कोई मासलेस पार्टिकल होगा लाइक फोटोन, तो फोटोन के लिए एनर्जी E इक्वल टू क्या होगा, p इंटू सी। दैट्स मोमेंटम p कितना होगा, E/c। तो आइंस्टाइन के इस फॉर्मूले से हमारे पास ये बेसिक फॉर्मूला आया हुआ है, मोमेंटम ऑफ फोटोन इज E/c और एनर्जी ऑफ फोटोन इज p इंटू सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। All photons of light of a particular wavelength have same energy and same momentum as long as wavelength या frequency same है, उनकी energy same है। ठीक है। A photon may collide with a material particle. The total energy and total momentum remains conserved in such a collision. जब फोटोन का कोलिशन किसी मेटेरियल पार्टिकल से होता है तो उस प्रोसेस में total energy and total momentum will remain conserved in such a collision. आप पार्टिकल लाइक ट्रीट करते हुए मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन आप अप्लाई कर सकते हो। The photon may get absorbed और a new photon may be emitted. मीन्स जब फोटोन का किसी दूसरे साथ इंटरेक्शन होगा तो ऐसा भी हो सकता है कि वो फोटोन कंप्लीटली अब्सॉर्ब हो जाए और ऐसा भी हो सकता है कि वो पार्शली अब्सॉर्ब हो। तो फोटोन की एनर्जी अगर पार्शली यूज हो गई तो नेचुरली उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी एंड दैट विल बी अ न्यू फोटोन, इट वुड बी अ न्यू फोटोन। ठीक है। तो दैट्स व्हाई ड्यूरिंग एन इंटरेक्शन देखो, यही छोटी छोटी बातें एग्जामिनर कैच करता है, यही छोटी बातें एग्जामिनर कैच करता है। वो क्या है कि जब भी किसी फोटोन का किसी दूसरे पार्टिकल से इंटरेक्शन होगा तो इंटरेक्शन में फोटोन कंप्लीटली भी अब्सॉर्ब हो सकता है, पार्शियली भी अब्सॉर्ब हो सकता है, और उस प्रोसेस में जब वो पार्शियली अब्सॉर्ब होगा पार्ट ऑफ इट्स एनर्जी इज लॉस्ट। तो एनर्जी कम हो गई, तो प्लैंक्स हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली E इक्वल टू एच न्यू, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो चुकी, अ न्यू फोटोन इज एमिटेड। वो फोटोन नए फोटोन बन जाता है। ठीक है। सही है।
अच्छा, एक बात आप और लिख लें कि जो भी मासलेस पार्टिकल्स होते हैं, जो भी मासलेस पार्टिकल्स होते हैं, उन पे ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो massless particles must travel with the speed of light. Massless particles must travel with the speed of light. पहली बात उन पे फॉर्मूला अप्लाई होता है। नंबर 2 मैंने आपसे बताया, massless particle must travel, बोला मैंने। कोई massless particle है तो आप एसेंशियली उसकी स्पीड जो है ना, स्पीड ऑफ लाइट ही मान लोगे। ठीक है। Finally, if the intensity of light of a given wavelength is increased, there is an increase in the number of photons crossing a given area in a given time. The energy of each photon remains the same. ये आपको बता रहे हैं कि इंटेंसिटी का क्या मीनिंग है। ठीक है, बट इस स्टेटमेंट को मैं स्लाइटली कुछ थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ। इस स्टेटमेंट को, यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंट के बेस लिखा हुआ है, मैं इस पे कुछ थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ। इंटेंसिटी आई इज dn by dt into h nu. dn by dt is number of photons per unit area per second. Number of photons per unit area per second. h nu is energy of single photon. h nu is energy of single photon. So that means intensity is energy per unit area per second. It's power per unit area. कोई भी बीम अगर ट्रेवल कर रही है, बीम ऑफ लाइट अगर है, या कोई भी वेव अगर प्रोपेगेट कर रही है, तो एनर्जी प्रोपेगेटिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, एनर्जी प्रोपेगेटिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, एनर्जी प्रोपेगेटिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इज कॉल्ड इंटेंसिटी। पावर पर यूनिट एरिया, कोई सा बीम ट्रेवल कर रही है अगर, तो अगर आप उसका यूनिट एरिया कंसिडर करोगे तो उस यूनिट एरिया से कितनी पावर ट्रांसफर हो रही है, दैट इज इंटेंसिटी। आपकी थॉट इंटेंसिटी के बारे में ये होना चाहिए कि गिवन एरिया से कितनी एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया क्रॉस करता है, पावर पर यूनिट एरिया, दैट इज इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी किस पे डिपेंडेंट है? नंबर ऑफ फोटॉन्स पे भी डिपेंडेंट है, और इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी पे भी डिपेंडेंट है। ठीक है, इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी पे भी डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अगर आप कोई सोर्स लेते हो, कोई सोर्स ऑफ आपने लाइट लिया, that emits power P. The power P is energy per second. Power P is energy per second. तो जो फोटोन रेट होता है, फोटोन रेट means number of photons emitted per second. It will be power divided by h nu. कोई भी सोर्स है जो p watt of energy दे रहा है, तो उसमें जो फोटोन रेट होगा, that will be power divided by h nu, p upon h nu. ठीक है, this is called photon rate, number of photons emitted per second. This is photon rate. ठीक है,
तो suppose there is a point source of light. There's a point source of light and that emits power P. P watt energy is emitted by it. ठीक है? और ये source है, this source is isotropic. Isotropic means in all the directions, same number of photons travel. तो एक isotropic point source है. ठीक है? तो ये आइसोट्रॉपिक पॉइंट सोर्स से अगर r डिस्टेंस में मैं बात करूं, और r डिस्टेंस में मैं इससे से एक स्फीयर ड्रॉ कर दूं r रेडियस का. ठीक है? तो this sphere receives this much energy. P is power emitted. तो जो पावर सोर्स एमिट कर रहा है वो तो यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शंस स्प्रेड आउट कर रहा है. तो r डिस्टेंस पर अगर आप एक स्फीयर कंसिडर कर लो तो वो स्फीयर पे जाकर के सारे के सारे एनर्जी, सारे फोटॉन्स स्ट्राइक करेंगे. तो स्फीयर का सरफेस एरिया 4 pi r square है. तो इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इज P upon 4 pi r square. This is intensity. This is intensity at distance r. ठीक है? This intensity at distance r. अच्छा, अब आप ये सोचो कि what is total number of photons that is emitted. Number of photons, photon rate. अभी मैंने आपको सिखाया है. What is photon rate? उसको मैं भी r से रिप्रेजेंट कर देता हूँ. Photon rate r is power p divided by h nu. तो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स जो पर सेकेंड एमिट हो रहे हैं वो r एमिट हो रहे हैं. दिस r is number of photons emitted per second, and these photons strike this sphere. तो जब इसको स्ट्राइक करेंगे तो अगर मैं 1/4 pi r square p upon h nu कर दूं तो this will be dn by dt, which is by definition just moment before I said this number of photons per unit area per second. ठीक है? और इसको हमने नाम दे दिया फोटोन फ्लक्स. फोटोन फ्लक्स. तो dn by dt is photon flux. नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, इसको हमने बोला फोटोन फ्लक्स. जो आपने फोटोन रेट बोला ना, फोटोन रेट इज सिंपली नंबर पर सेकेंड. उसको मैं स्मॉल एन से डिनोट कर देता हूँ. dn by dt इट इज नंबर पर सेकेंड. और जो आप फ्लक्स बोलते हो तो इट इज नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड पर यूनिट एरिया. फोटोन फ्लक्स. तो सोर्स से r डिस्टेंस पे जो फोटोन फ्लक्स है उसकी वैल्यू आ गई आपके पास. इंटेंसिटी की वैल्यू आपके पास आ गई. These terms will be used later. ठीक है? चलो अब हम लोग वापस आते हैं एक्सपेरिमेंट पर. हम वापस आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर. आप पेज 356 पर हो डॉक्टर सी वर्मा की बुक के. When light of sufficiently small wavelength is incident on a metal surface, electrons are ejected from the metal. यहाँ पे लिखा हुआ sufficiently small wavelength. That means एक threshold wavelength है जिसपे कि कोई लाइट का फोटोन अगर किसी मेटल पे इंसिडेंट होगा तभी इलेक्ट्रॉन एमिट होगा. तो एक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है. ठीक है? This phenomena is called the photoelectric effect. The electrons ejected from the metal are called photoelectrons. तो अब ये बोल रहे हैं कि we are trying to understand it from the point of view of theory of light.
We know that there are large number of free electrons in a metal which wander throughout the body of the metal. आप कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हो, उसमें आप पढ़ चुके हो कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका ह्यूज नंबर होता है. फॉर एग्जांपल अगर आप कॉपर ले लें तो कॉपर की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो 10⁻29 पर मीटर क्यूब होती है. 1 मीटर क्यूब पर अगर आप एक स्लैब ले लें कॉपर का, it will have 10⁻29 free electrons. So it's a huge number. So however, these electrons are not free to leave the surface of the metal. वो free है but not free enough. Surface से बाहर नहीं आ सकते. ठीक है? जब भी वो surface से बाहर आने की कोशिश करते हैं तो जो metal होता है उसको वापस attract कर लेते हैं. तो free नहीं है. तो किसी इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसका नाम दिया गया वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी है जो देने से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा. और इसको भी ध्यान रखना कि ये इस काइंड ऑफ एवरेज, इस काइंड ऑफ एवरेज, ऐसा नहीं कि वर्क फंक्शन बराबर आपने एनर्जी दे दी तो इलेक्ट्रॉन विल डेफिनेटली कम आउट, ऐसा नहीं है. देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट इलेक्ट्रॉन विल कम आउट. दिस काइंड ऑफ एवरेज, और ये सारे मेटल्स के लिए होता है. दिस काइंड ऑफ एवरेज एनर्जी. ठीक है. अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और इस पैराग्राफ से आपको ये समझ में आएगा कि हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ना चाहिए, ये आपको समझ में आएगा. ठीक है. ये पैराग्राफ आपको ये सिखाएगा कि आपको कैसे थ्योरी किसी बुक की पढ़नी चाहिए. थ्योरी कैसे पढ़ते हैं. When light is incident on a metal surface, the photons collide with the free electrons. फोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होता है और वो कोलिजन पार्टिकल लाइक होता है. उस कोलिजन में मोमेंटम कंजर्वेशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन यूज किया जा सकता है. इन अ पर्टिकुलर कोलिजन the photon may give all of its energy to the free electron, may give all of its energy to free electrons. ठीक है. If this energy is more than the work function, the electron, if this energy is more than work function, the electron may come out of the metal. It may come out of this. ठीक है. मतलब ये कि कोई फोटोन का इलेक्ट्रॉन से कोलिजन हुआ, उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा थी, स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इलेक्ट्रॉन मे नॉट कम आउट. तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी है, ये चीज प्रोबेबिलिटी में. ठीक है. It is not necessary that if energy supplied to an electron is more than work function, it will come out. The electron, after receiving the energy, may lose energy to the metal in course of collisions with the atoms of the metal. Only if an electron near the surface gets the extra energy and heads towards the outside. कोई surface का इलेक्ट्रॉन है, उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है and it has acquired motion towards outside of the metal, तो ये बाहर आ सकता है. अदरवाइज कोई भी गारंटी नहीं है कि वो बाहर आए, इसकी कोई गारंटी नहीं है. इट मे कम आउट, ये लिखा हुआ है. ठीक है. इट मे कम आउट. इलेक्ट्रॉन मे कम आउट, ऐसा बोल रहा है. ठीक है. तो अब इसके बाद की स्टोरी बहुत सिंपल है और वो ये है,
मैं जस्ट ऐसे पॉइंट आउट करके आपको बता रहा हूं कि जो फोटोन इंसिडेंट है उसकी एनर्जी अगर E है और वर्क फंक्शन ओवरकम करने में अगर 5 कंज्यूम हो गया है तो इलेक्ट्रॉन मे कम आउट विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ E माइनस 5। तो E माइनस 5 उसकी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, ठीक है। बट जब इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा होता है तो इट मे सफर कोलिजन विद द एटम्स विद द नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स आल्सो। इस प्रोसेस में उसकी काइनेटिक एनर्जी लूज हो सकती है। तो जो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एक रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी से एमिट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हैव गॉट अ रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो मतलब सी सा है, जो हमारे पास सी बात आई वही आई कि सपोज देयर इज अ मेटल, वो मेटल पे अगर फोटोन इंसिडेंट हो रहा है तो ये फोटोन की एनर्जी है जो इंसिडेंट हो रही है। उसका कुछ पार्ट वर्क फंक्शन में ओवरकम करने में जा सकता है। वर्क फंक्शन को सम बुक्स 5 नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, सम बुक्स W से रिप्रेजेंट करते हैं। जो रिमेनिंग एनर्जी है वो एमिटेड इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हो सकता है। एंड इफ वी अज्यूम दैट जो भी एनर्जी का डिफरेंस था, एच न्यू इंसिडेंट एनर्जी और वर्क फंक्शन का जो भी डिफरेंस था, वो इंटायरली अगर इलेक्ट्रॉन को मिल गया तो मेरे पास जो एनर्जी आएगी दैट इज के मैक्स। तो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद द रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जीज, 0 से के मैक्स तक की कोई सी भी एनर्जी उसकी हो सकती है। तो सिंपली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये बोल रहा है एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वेवलेंथ से कम वैल्यू के फोटॉन्स अगर आ रहे हैं, या हम ऐसे बोलूं कि एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी के से ज्यादा फ्रीक्वेंसी अगर फोटॉन्स आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन में कम आउट, और इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं वो रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी से बाहर आते हैं, ठीक है। तो ये जो पैराग्राफ था दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप बहुत ध्यान से एक बार पढ़ना। इसमें जहां जहां मे वर्ड यूज हुआ है ना उस पर आप एम्फेसाइज करना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो अभी जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज वर्क फंक्शन माइनस 5। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, और इसी इक्वेशन के लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज भी मिला था, जो कि क्वांटम थ्योरी। आइंस्टाइन को रिलेटिविटी के लिए नहीं मिला था, क्योंकि आइंस्टाइन ने जब रिलेटिविटी की थ्योरी रखी थी तो उस टाइम लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, उसको बहुत ही रेजिस्टेंस फील हुई थी। और जैसा आपको मालूम होगा कि आइंस्टाइन पुट फॉरवर्ड हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन 1917 एंड 100 years after that in 2017 उसका कंक्लूसिव प्रूफ आया एंड इट वाज प्रूवन करेक्ट। तो आइंस्टाइन का इक्वेशन ये है कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन है दैट विल बी इक्वल टू वर्क फंक्शन if entire energy h nu minus work function goes to electron then k max, यहां पे यूज कर रहे हैं k max, ठीक है। तो फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स इसके बराबर है, ठीक। अच्छा अभी एक क्वेश्चन बता रही है यहां से ही कि अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एच सी अपॉन वर्क फंक्शन है तो ये वेवलेंथ थ्रेशोल्ड है, इससे बड़े वेवलेंथ होते ही लेमडा की वैल्यू हायर करोगे ना तो फोटोन की एनर्जी कम हो जाएगी। इससे हायर वेवलेंथ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट कम आउट। तो एक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की एग्जिस्टेंस है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होता है जब एक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इफ lambda is greater than threshold wavelength तो फोटोन बार इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो सकता। lambda should be less than or equal to this,
इस वेवलेंथ को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोल रहे हैं। तो फॉर फोटोनिक इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू टेक प्लेस, लैम्डा शुड बी लेस देन और इक्वल टू लैम्डा नॉट। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है, जिसको आप फ्रीक्वेंसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में इस फॉर्मूले कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप फ्रीक्वेंसी बोल रहे हो तो न्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू न्यू नॉट, ठीक है। और के मैक्स की वैल्यू जो है वो आप ऐसे लिख सकते हो सकता है आप एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस के मैक्स, ऐसे इस फॉर्मूले को लिख सकते हो। या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एस सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्डा नॉट प्लस के मैक्स, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। वर्क फंक्शन प्लैटिनम का मैक्सिमम होता है और सीजियम का लीस्ट होता है। सीजियम का लीस्ट है, प्लैटिनम का मैक्सिमम है। नेक्स्ट में बात करने आ रहा हूं ऑन द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। ऑन द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, तभी आप फिगर देख रहे हो, इस फिगर में कैथोड है, कैथोड इज इलेक्ट्रॉन एमिटर, आप इसको सीजियम प्लेट का भी मान सकते हो, इस इलेक्ट्रॉन एमिटर। एक एनोड है, एनोड इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, ठीक है। ठीक है ना। तो ये ग्लास ट्यूब है, वो ग्लास ट्यूब इवैक्यूएटेड है और इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। उस बैटरी का पोटेंशियल आप चेंज कर सकते हो, वेरिएबल पोटेंशियल का है, एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ अ डिवाइस कॉल्ड कॉम्यूटेटर। उस कॉम्यूटेटर के हेल्प से आप इसकी पोलैरिटी भी रिवर्स कर सकते हो, पोलैरिटी भी रिवर्स कर सकते हो, ठीक है। तो हमने सबसे पहले कैथोड पर लाइट इंसिडेंट कराई, लाइट के फोटॉन्स इंसिडेंट कराए, यहां से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि जो बैटरी है उसका पोटेंशियल उसको जीरो पर रख रहे हैं, बैटरी के पोटेंशियल को जीरो पे रख रहे हैं, नो अप्लाइड पोटेंशियल, ठीक है। अप्लाइड पोटेंशियल नहीं है, वेरी करके उसको ने बहुत ही लो कर दिया। सर्किट में एक करंट मेजरिंग डिवाइस लगा हुआ है। तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन ये होती है कि जिस वक्त हम एनोड को जीरो पोटेंशियल पे भी रखते हैं, उस वक्त भी कुछ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होती है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी वो अपने आप से ही एनोड तक पहुंच गए, विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प वो सीधे ही एनोड तक पहुंच गए। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने आप से ही एनोड पे पहुंच गए। दैट मींस अ स्मॉल करंट इज रजिस्टर्ड, अप्लाइड पोटेंशियल जीरो है तब भी एक स्मॉल करंट रजिस्टर्ड। तो स्मॉल करंट रजिस्टर्ड है, वो यही बात प्रूफ कर रहा है कि सम इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसका जो आप एनोड पोटेंशियल को बढ़ाओगे, पॉजिटिव करोगे, मोर पॉजिटिव करोगे, तो एनोड पोटेंशियल आप मोर पॉजिटिव करोगे तो वो और मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा, सॉरी, जब आप एनोड का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाओगे तो मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, और जब मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा तो व्हाट हैपेंस टू करंट, करंट इंक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होगा। और करंट इंक्रीज हो रहा है वो ये प्रूफ कर रहा है कि मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग अट्रैक्टेड। आप जैसे जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, इसका मतलब करंट बढ़ रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं थी। कुछ इलेक्ट्रॉन्स हाई काइनेटिक एनर्जी से एमिट हुए थे,
कुछ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही लो काइनेटिक एनर्जी से एमिट हुए थे। तो करंट इंक्रीज करने का मतलब ये हो रहा है कि जो बैटरी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, इट इज हेल्पिंग मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स टू रीच एनोड। तो जो इलेक्ट्रॉन्स पहले नहीं पहुंच पा रहे थे वो भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो करंट इंक्रीज होने का मतलब सीधा सा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुंच पा रहे थे वो भी अब अट्रैक्ट होकर के पहुंच जा रहे हैं, वो भी अट्रैक्ट होकर पहुंच रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद वैरिंग काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद वैरिंग काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद वैरिंग काइनेटिक एनर्जी। सारे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं है, वो एक्सपेरिमेंट प्रूफ कर रहा है। आई बात समझ में? ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग एमिटेड विद वैरिंग काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अच्छा, फिर ये ऑब्जर्वेशन आती है कि लिमिट इज रीच्ड, उसके बाद आप एनोड पोटेंशियल कितना भी बढ़ा दो, करंट डज नॉट चेंज। करंट डज नॉट चेंज, इट मींस कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे थे वो सारे के सारे अब्सॉर्ब हो गए, इसलिए करंट अब इंक्रीज नहीं कर रहा है। वो करंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। तो सैचुरेशन करंट आने के बाद आप एनोड पोटेंशियल कितना भी बढ़ा दो, देयर इज नो इफेक्ट ऑन करंट। अब एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो उस वक्त आप ये इमेजिन करें, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, आप ये सोचें कि दिस इज अ नोड, ये एक प्लेट है, दिस इज कैथोड, ये अंदर प्लेट है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश्ड है, और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एमिट होगा तो दैट इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, फील्ड का अगेंस्ट होगी। वो फोर्स की वजह से, अगर ये सेपरेशन को मैं डी बोल देता हूं, तो फोर्स की वजह से कुछ वर्क परफॉर्म होगा, और उस वर्क की जो वैल्यू होगी वो इतनी होगी, फील्ड कुछ वर्क डन करेगी, और उस फील्ड के वर्क डन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, जिसमें जो वी नॉट टर्म है वो है स्पीड विद विच इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड। ठीक है, अच्छा, इसमें जो QED मैंने लिखा हुआ है, दिस विल बी इक्वल टू EV। जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रही है बैटरी, वो जो वर्क कर रही है, व्हाट इज वर्क डन बाय बैटरी? वर्क डन बाय बैटरी EV है। और EV क्या रोल प्ले करेगी? इट विल चेंज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो आप इस बात को माइंड में रखें, आप ऐसे सोच लें कि इलेक्ट्रॉन हैज बीन प्रोजेक्टेड इन बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। उस कैपेसिटर की एक प्लेट नेगेटिव, एक प्लेट पॉजिटिव है। कैपेसिटर प्लेट की तरह इमेजिन कर लो, उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स की वजह से वर्क डन होगा, वर्क डन की वैल्यू EV होगी, एंड दैट EV विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस तरह से आपको इमेजिन करना है। ठीक है, ये आपकी थॉट होनी चाहिए। आ रही बात समझ में? चलो नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। लेट मी कम टू नेक्स्ट पॉइंट। तो यहां पे मैंने आपसे बोला कैथोड।
कैथोड को ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है, इसको एमिटर ही बोलेंगे। फिर आप एनोड पे, एनोड को हम कलेक्टर भी बोलेंगे, इसको प्लेट भी बोलते हैं, इसको एनोड भी बोलते हैं, ये टर्म्स हैं। कैथोड एमिटर है। अच्छा, अब इसके बाद आती बात, सपोज आप कम्यूटेटर के हेल्प से, मैंने आपसे बोला ना कम्यूटेटर एक डिवाइस है, कम्यूटेटर, तो कम्यूटेटर ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप पोलैरिटी रिवर्स कर सकते हो। तो सपोज कम्यूटेटर के हेल्प से हमने इसकी पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया, ठीक है। तो जब आप इसकी पोलैरिटी रिवर्स कर दोगे तो ये हो गया एनोड नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। अब फील्ड किधर हो गया? फील्ड हो गया टुवर्ड्स राइट। जब फील्ड टुवर्ड्स राइट हो गया तो फोर्स किधर लगेगा? फोर्स किधर लगेगा? टुवर्ड्स लेफ्ट लगेगा। दैट मीन्स अगर आप एनोड को नेगेटिव कर देते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिवर्सल हो चुका है, जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन लगेगी, तो वो इलेक्ट्रॉन को वापस एमीटर की तरफ, दैट मीन्स कैथोड की तरफ वापस फिर से पुश करना शुरू कर देगी। और आप सोचो कि आप काफी लार्ज इनफ फील्ड लगा दो, तो ये तो पॉसिबिलिटी है ना, यू कैन रिपेल ऑल द इलेक्ट्रॉन्स बैक, सारे इलेक्ट्रॉन्स को आप वापस भेज सकते हो, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स वापस जा सकते हैं, ठीक है। तो जब आप रिवर्स पोटेंशियल अप्लाई करते हो तो उस वक्त करंट जीरो हो सकता है। तो ऐसा पोटेंशियल जिससे करस्पॉन्डिंग करंट जीरो हो जाए उसको हम बोलते हैं कट ऑफ पोटेंशियल, या उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो अभी मैंने जो भी डिस्कशन किया, इस डिस्कशन इसको मैं आपको आगे ग्राफ से बना हुआ उसको बता देता हूं आपको मैं। तो एक पॉइंट मैंने आपसे बोला स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको आप देख लेना, ठीक है। और दूसरी बात है कि व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जैसे आपको बताया गया कि कैथोड है, ये एनोड है, अब आपने कैथोड को माइनस कर दिया, इसको प्लस कर दिया, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी, तो there will be some potential difference between these two plates. तो work done by electric field is given by EV. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क डन है, अगर वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को ओवरकम कर दे, उसको रिपेल कर दे, तो इलेक्ट्रॉन वापस एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो पोटेंशियल की वो वैल्यू जिसपे कि फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन भी रिपेल हो जाता है, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मेजर ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू पर जो फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो वापस रीअब्सॉर्ब हो जाता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मेजर ऑफ के मैक्स। जैसे ही के मैक्स के बारे में बात आए तो आप समझो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स जो आइंस्टाइन इक्वेशन है वो अब इसमें कन्वर्ट हो चुकी है। या आइंस्टाइन इक्वेशन को आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में लिख सकते हो, ठीक है। चलो आप लोगों को मैं 3-4 मिनट्स का ब्रेक देता हूं, उसके बाद फिर मैं वापस स्टार्ट करूंगा, एक्सप्लेनेशन पे स्टार्ट करूंगा, ठीक है। चलो आप लोगों के लिए स्मॉल ब्रेक है, उस ब्रेक के बाद फिर वापस बात करनी शुरू करते हैं। तो देयर इज ब्रेक ऑफ 3 to 4 to 5 minutes, उसके बाद फिर वापस मैं स्टार्ट करता हूँ।